So inside head, we have this description. Spirited cities and spectacular scenery. A week on the Emerald Isle, fly into dynamic Dublin, listen to Irish folk music in the traditional pubs of the Galway, then head south through the magnificent country of Shannon, explore the forested valleys of Killarney National Park and get lost in Cork's legendary English market before exciting a game of hurling in prismatic Colony। अब इसमें इसने बताया हुआ है काफी सारी चीजों के बारे में, बट स्टिल कीवर्ड का टैग यहाँ पे नहीं आ रहा, डिस्क्रिप्शन का टैग आ रहा है और ये डिस्क्रिप्शन डुप्लीकेट हो रही है। यहाँ पे भी आ रहा है डिस्क्रिप्शन का टैग, बट दिस इज फॉर ट्विटर। ये डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड ये दोनों एम्प्टी हैं, विच इज बैड। सो ये तकरीबन हर साइड में आपको नजर आएंगे एंड दे हेल्प विद द एसईओ। और यहाँ पे हम उनको देख चुके हैं, इसके कीवर्ड्स और इस पेज के कीवर्ड सिमिलर हैं, और गूगल के रिजल्ट्स में आपके पास वो बेसिकली रिजल्ट भी आ रहा है उसका जो आपने आर्टिकल सर्च किया है। तो सब कुछ डेटाबेस में पड़ा हुआ है। ये सारे जो हम प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं, पोस्टें ओपन करते हैं, ट्रिप्स देख रहे थे, ये सब के सब डीबी में पड़े हुए हैं। और डेटाबेस में ऑब्वियसली आप जब स्टोर कराते हैं तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प चाहिए होती है। डेटाबेस इंजन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने के लिए, डेटाबेस इंजन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करने के लिए वी नीड एसक्यूएल। और हम जीयूआई को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर आए तो हमारा जो लोकल सिस्टम की डेटाबेस है, लाइक एम्प्स के ऊपर जब आप आ जाएं, या वैम्प या जैम्प जिसको भी आप यूज करते हैं, यू हैव दिस localhost/php admin, यहाँ से आपके पास डीबीएमएस को ओपन हो जाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और ये रिलेशनल डेटाबेस है। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, ठीक है, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। यहाँ पे जितनी भी डेटाबेसेस हैं, दीज हैव टेबल्स। इसमें से लेट्स सपोज इफ आई ओपन एनीवन, मैं PHP 101 पे क्लिक करता हूँ एंड इट हैज अ TBL स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल है, और उसमें आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, एड्रेस, ईमेल और कॉन्टैक्ट है। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मैं यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ कि फर्स्ट नेम में जहाँ पे वकास है उसको ले आओ फेच करके, तो वो ले आएगा। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर इस हद तक इट इज ओके कि आप क्लिक्स के थ्रू ये काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जैसे हम PHP से की वेबसाइट बना रहे हैं, PHP की बेस पे वेबसाइट बना रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हम लोग ये वेटिंग रूम से, अरे सब आप कर रहे हैं इनको इन। अच्छा, अब अगर हम लेट्स सपोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो वहां पे लैंग्वेज में तो कोई इंटरफेस नहीं है, वहां पे कोई विंडो नहीं ओपन होती कि आपके प्रोग्राम के दौरान आपको पॉपअप मिले और कहा जाए कि जी आप ऐसा करें, स्टूडेंट का डाटा सर्च कर लें, यहाँ पे वकास लिखा हुआ है। तो उसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू हम डेटाबेस बना सकते हैं। यहाँ पे मुझे अगर डाटा इंसर्ट करना है तो ये इंसर्ट का टैब है, यहाँ पे आके मैं नेम देता हूँ अली, लास्ट नेम हम जब ऐड कर देते हैं, जेंडर मेल, एड्रेस लाहौर, ईमेल @email.com, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमने ऐड कर, वो पे क्लिक किया, डाटा इंसर्ट हो गया। अब अगर इस टेबल पे आएंगे तो आखिरी एंट्री अली अमजद की है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस को यूज करके डाटा स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, दैट इज ओके। लेकिन अगर आपने किसी वेबसाइट के अंदर डेटाबेस को साथ इंटीग्रेट करके डाटा स्टोर करना है, तो आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद एसक्यूएल।
इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग, रिट्रीविंग डाटा इन द डेटाबेस। हम देख चुके हैं ये डेटाबेस है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अगर क्वेरी लिखता हूँ तो इट्स सिंपल, ये एक सिलेक्ट की क्वेरी है, सिलेक्ट सारे फ्रॉम टीबीएस स्टूडेंट्स। मैं सिर्फ ये क्वेरी लिखूंगा तो ये सारे का सारा डाटा लेगी। तो डेटाबेस से डाटा पिक करने के लिए यानी रिट्रीव करना, मैनिपुलेट का मतलब है चेंज करना, और स्टोरिंग का मतलब है फर्स्ट टाइम इंसर्ट करना है। इन सब कामों के लिए यूज एसक्यूएल। Our SQL tutorial will teach you how to use SQL in MySQL। ये जो आप SQL सीखेंगे MySQL में काम आएगी आपका ये वाला MySQL है। दिस इज MySQL इंजन। तो MySQL में काम आएगी, SQL सर्वर में काम आएगी, MS Access में काम आएगी, Oracle में काम आएगी, Sybase में, Informix में, Postgre में एंड अदर डेटाबेस सिस्टम। तो बहुत सारी जगहों पर जो कि नॉन SQL है उनके अलावा नो SQL DBs कौन सी हैं, जिस तरह हम फायरबेस की बात कर रहे हैं। फायरबेस गूगल की प्रोडक्ट है और दिस इज डॉक्यूमेंट बेस्ड, दिस इज नॉट एसक्यूएल बेस्ड। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, हर एक रिकॉर्ड का एक डॉक्यूमेंट बनता है, और लाइक फाइल के सिस्टम की तरह जिस तरह फाइल में डेटा स्टोर करते हैं वैसे ही यहाँ पे डेटाबेस के रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। तो इसमें एसक्यूएल इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। तो नो एसक्यूएल डीबीज भी हैं और एसक्यूएल बेस्ड डीबीज भी हैं। ये वाली जो सारी हैं दीज आर एसक्यूएल बेस्ड, इन सब में स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। थोड़ा बहुत कीवर्ड्स का फर्क जरूर है, बट तकरीबन कंसेप्ट सिमिलर है। Example in each chapter, with our online SQL editor, you can edit the SQL statements and click on a button to view the results. Select static from customers. सबसे पहले आपकी कमांड है, ये एक लिखी हुई है SQL की स्टेटमेंट जो कि डेटाबेस में जाती है और कस्टमर्स के टेबल में से स्टैटिक का मतलब है ऑल डेटा, एवरीथिंग टू पिक अप, हर चीज ले आती है। तो इसका सिंटैक्स आपको थोड़ा सा समझना है। SQL is a standard language for accessing and manipulating databases. Stands for Structured Query Language. Lets you access and manipulate databases. Became a standard of the American International Standard Institute (ANSI) in 1986, and of the International Organization for Standardization (ISO). ANSI 1986 and ISO 1987. Just for MCQs. कहीं ना कहीं आपको अगर पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड बन गया ANSI का 1986 में और ISO का 1987 में। What can SQL do? SQL can execute the queries against a database. It can retrieve data from the database, insert records in the database, update records in the database, delete records in the database. ये सब इसको कह सकते हैं, ये तीन को कह सकते हैं मैनिपुलेशन। ये है जी रिट्रीवल, ठीक है, और ये तो सारी डाटा के ऊपर है। अब डेटाबेस के ऊपर इटसेल्फ कुछ क्वेरीज चलती हैं, जिस तरह नई डेटाबेस क्रिएट करनी है, नया टेबल क्रिएट करना है, स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनाने हैं, व्यूज बनाने हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर टीबी बेस्ड, ऑल ऑफ दीज आर टेबल बेस्ड, ठीक है। इसको आप एक टर्म शायद आप लोगों ने पढ़ी हो ड्यूरिंग योर बैचलर्स, मेटा डेटा। मेटा डेटा इज अ डेटा अबाउट डेटा। तो जब भी आप नया टेबल बनाने लगते हैं तो आप बताते हैं कि इस टेबल में टोटल कितने कॉलम्स होंगे, उन कॉलम्स के अंदर डेटा की टाइप कौन सी होगी जो स्टोर होगी, लेंथ कितनी होगी। तो वो डेटा डेटा के बारे में डेटा होता है, यानी आप डाटा स्टोर कराना चाह रहे हैं और उस डाटा की इंफॉर्मेशन आप पहले स्टोर कराते हैं सिस्टम के अंदर। तो दैट वाज कॉल्ड मेटा डेटा। मुझे बस याद आ गया, किसी टाइम पढ़ा था ग्रेजुएशन में। तो SQL is a standard, but although SQL is an ANSI ISO standard, there are different versions of the SQL language. However, to be compliant with the ANSI standard, they all support at least the major commands. कह रहा है कि SQL जो है वो स्टैंडर्ड है ANSI का और ISO का, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फर्क है। जैसा मैं आपको बता रहा था कि MySQL, MS SQL, Oracle, Postgre, इन सब में SQL का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क आपको नजर आएगा। बेसिक कमांड सबकी सिमिलर है, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट, इंसर्ट, वेयर, ये सिमिलर है। इसके अलावा कुछ जैसे एवरेज काउंट करने का फंक्शन है या लिमिट लगाने का फंक्शन है। रिकॉर्ड्स के ऊपर डेटाबेस में 1 लाख रिकॉर्ड पड़ा है, बट यू वांट 10 आउट ऑफ देम। तो वो जो दूसरे फंक्शन है उन पे कहीं ना कहीं वेरिएशन है, उनको आपको पता लग जाएगा थ्रू रिसर्च। Using SQL in your website to build a website that shows data from a database, you will need RDBMS.
रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज MS SQL, SQL सर्वर, MySQL। रिलेशनल वो होगा जिसमें टेबल होंगे, वो डेटाबेस जो कि टेबल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। तो यूज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक PHP और ASP.NET की है, और PHP ओपन सोर्स, लाइक वी आर वर्किंग ऑन दिस। ये भी MySQL के साथ कनेक्ट हो जाती है, ये भी MySQL के साथ कनेक्ट हो जाती है। इसको आप MS SQL के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो यूज SQL to get the data you want, to use HTML CSS to style the page. RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. RDBMS is the basis for SQL and for all modern database systems such as MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL, and Microsoft Access. Data in RDBMS is stored in database objects called tables. A table is a collection of related data entries and it consists of columns and rows. We already know that table में columns और rows ही होते हैं और एक entity के बारे में उसमें data होगा। So ये एक starting उन्होंने दी हुई है statement to pick data from database table customers. Every table is broken up into smaller entities called fields. Every table is broken up into smaller entities called fields. The fields in the customers table consist of customer ID, customer name, contact name, address, city, postal code and country. ये सारे क्या है? Basically columns है। Customer ID column है, customer name column है, contact name column है, address column है, city, postal and country. All of these are columns. So we also call them fields. A field is a column in a table that is designed to maintain the specific information about every record in the table. A record also called a row, which is each individual entry that exists in a table. For example, there are 91 records in the above customers table. A record is horizontal entry in the table. ये तो ऑलरेडी पता है। रो को रिकॉर्ड बोलते हैं और कॉलम को फील्ड बोलते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, कई जगहों पे कीवर्ड आएगा, यू आर नॉट कंफ्यूज्ड। अच्छा जी, ये इन्होंने एक कस्टमर्स की डेटाबेस में एक टेबल बनाया हुआ है। अगर हम यहाँ पे क्लिक करें, सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम कस्टमर्स करते हैं, रन करेंगे एसक्यूएल को, ये पूरे का पूरा टेबल आ रहा है। अगर आप राइट पे देखेंगे, ये इन्होंने एक डेटाबेस रखी हुई है एग्जाम्पलरी डीबी के अंदर। कस्टमर्स में 91 रिकॉर्ड है, कैटेगरीज में 8 है, एम्प्लॉयज में 10 है, ऑर्डर डिटेल्स में 518 है, ऑर्डर्स में 196 है, प्रोडक्ट्स में 77 है, शिपर्स में 3 है, सप्लायर्स में 29 है। तो हम इन सारे टेबल्स के साथ प्ले करेंगे throughout our SQL journey over this website W3 Schools. तो सबसे पहले सिलेक्ट की कमांड है। सिलेक्ट की कमांड क्या कहती है कि आप डेटाबेस में से किसी भी टेबल कर सकते हैं अपनी मर्जी का। आपको सिर्फ और सिर्फ बताना है कि किस किस कॉलम का डाटा रीड किया जाए। सबसे पहले आप बताएंगे अपनी कमांड विच इज सेलेक्ट, उसके बाद कॉलम का नाम, यहाँ पे कॉलम का नाम आएगा, उसके बाद फ्रॉम, उसके बाद आएगा टेबल का नाम। उसने किया हुआ जी कस्टमर नेम कॉमा सिटी। अगर मल्टीपल कॉलम्स का डाटा रीड करना है तो फिर आप कॉमा का इस्तेमाल कर लेंगे। कॉलम 1 का नाम, कॉलम 2 का नाम, ठीक है, इन दोनों के नेम आ गए। अगर आप चाहते हैं कि एक टेबल में जितने भी कॉलम है वो सारे के सारे आए, तो फिर आप एक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। विच इज वाइल्ड कार्ड का मतलब है ऐसा जो कहीं पे भी इस्तेमाल हो जाए, स्टैटिक आप इस्तेमाल कर लेंगे, दिस इज अ वाइल्ड कार्ड। तो अगर हम कस्टमर्स की डेटाबेस देखें, मैं इसको ओपन करता हूँ, मैंने क्लिक किया, ये पूरी टेबल ओपन हो गई, मतलब पूरा टेबल ओपन हो गया। उसमें कस्टमर आईडी का कॉलम है, कस्टमर नेम का कॉलम है, कॉन्टैक्ट नेम का कॉलम है, एड्रेस का कॉलम है, सिटी का कॉलम है, पोस्टल कोड का, कंट्री का। मैं चाहता हूँ कि मैं कस्टमर का नाम और उसका कंट्री, ये दो चीजें पिक करूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड सिलेक्ट कस्टमर नेम। जिस तरह से कॉलम का नाम लिखा हुआ है आपने वही नाम देना है, कस्टमर नेम कॉमा कंट्री फ्रॉम customer, select a static from table, select column from
टेबल, तो सिलेक्ट कस्टमर नेम कंट्री फ्रॉम टेबल, कौन सा, कस्टमर, ये नाम लिखा हुआ टेबल का कस्टमर्स। रन करते हैं तो हमें कस्टमर का नाम मिल गया और कस्टमर की कंट्री मिल गई। तो ये सिंपल सी एसक्यूएल की सिलेक्ट कमांड है जिससे आप डाटा डेटाबेस से लेके आ सकते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, जब आप डाटा लाते हैं तो बाजू का डाटा आपका रिपीट हो रहा होता है। ऐसा है कि आपके कस्टमर्स की सिटीज अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो ये मैक्सिको दो जगह, दो लोग मैक्सिको से हैं। तो जब हम लोग डाटा का एनालिसिस करते हैं, समटाइम्स फॉर डिसीजन मेकिंग, मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे मेरे सिस्टम में वर्ल्ड ओवर किस कंट्री के सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, तो जिसमें सबसे ज्यादा रेपिटेशन होगी उसके ज्यादा यूजर होंगे। और अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट टू सी एनी कंट्री जिसके अंदर हमारे कम यूजर्स हैं, तो उसकी पहली बात, अगर रेपिटेशन कम रेपिटेशन होगी। बट अगर हम ये देखना चाहें कि हमारी वेबसाइट पे टोटल कितने ममालिक के यूजर्स हैं, तो फिर आपको सारे कंट्रीज चाहिए लेकिन रिपीटिंग नहीं चाहिए। तो सिलेक्ट ऑल द डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल, मुख्तलिफ मुल्कों का डाटा लाए लेकिन उसको स्क्रीन करके लाए, डुप्लीकेट्स ना लेके आए। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट का वर्ड लग जाएगा, यानी कॉलम सिलेक्शन से पहले आप डिस्टिंक्ट लगाएंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री। अब जितने भी कंट्रीज का हमारे पास डेटा है टोटल, उसने 21 निकालने के, 21 ममालिक के लोग हैं आपके पास, जिसमें जर्मनी, मैक्सिको, यूके, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन, कनाडा, अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, इटली, पुर्तगाल, यूएसए, वेनेजुएला, आयरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, पोलैंड, ये सारे ममालिक का डाटा है। लेकिन इनकी इतनी दफा रेपिटेशन होती है कि टोटल 91 रिकॉर्ड बन जाते हैं, राइट। यानी 70 रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कि डुप्लीकेटेड थे, वो उसने निकाल दिए। तो डिस्टिंग क्या करेगा, किसी कॉलम की वैल्यूज को पिक करके लाएगा, बट नॉन रिपीटिंग जो है उनमें से वो लेके आएगा। रिपीटिंग जो है हमारे पास उनको खत्म कर देगा, या रिपीटिंग नहीं लेके आएगा, जस्ट नॉन रिपीटिंग कंट्रीज को पिक करके लाएगा। दिस इज फॉर डिस्टिंक्ट। वेयर आप डेटाबेस से डेटा पिक करना चाह रहे हैं, कंट्रीज पिक करना चाह रहे हैं, यूजर्स पिक करना चाह रहे हैं, बट आप चाहते हैं कि सर्टेन कंडीशन मीट हो। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के सारे जो कस्टमर्स हैं वो पिक कर लूं, मैं यूएस के सारे कस्टमर्स पिक कर लूं। आप चाहते हैं कि आपके किसी एक कॉलम की बेस पे डाटा फिल्टर हो जाए, किसी एक कॉलम की एक स्पेसिफिक वैल्यू जहां पे आ रही हो, जिन जिन रोज में वो रोज ले आओ। ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा लेके आओ जो 18 प्लस हैं, ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा लेके आओ विच आर ओनली मेल, ऐसे स्टूडेंट्स का डाटा लेके आओ विच आर जस्ट फ्रॉम लाहौर। तो आपको रो लेवल के ऊपर किसी एक कॉलम को चेक करना है कि कंट्री में या पाकिस्तान आ रहा हो, या जेंडर में मेल आ रहा हो, या एज में कहीं 18 आ रहा हो। तो आप चाहते हैं जितने स्टूडेंट्स की एज में 18 है वो सारे आ जाएं, या जितने स्टूडेंट्स की कंट्री में पाकिस्तान है वो सारे आ जाएं, या जितने स्टूडेंट्स का जेंडर में मेल है वो सारे आ जाएं। तो आप किसी एक कॉलम मल्टीप्लिकेशन लगाना चाहें तो वेयर का कीवर्ड इस्तेमाल लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम का हमारे पास कॉलम है, फ्रॉम कस्टमर्स, ये हमारे पास टेबल है। वेयर, वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूके, ये हमारी कंडीशन लग गई। अगर तो कॉलम जिसमें से आपने चेक लगाना है वो स्ट्रिंग है तो आप सिंगल कोट्स पास कर लेंगे। अगर वो इंटीजर है तो आपको सिंगल कोट्स देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको कंट्रीज इक्वल टू यूके करता हूँ तो उसने 7 लोगों का मुझे नाम दे दिए। कस्टमर नेम अराउंड द हॉर्न बेवरेजेस कंसोलिडेटेड होल्डिंग्स, यानी ये कंपनीज के नाम आ रहे हैं। तो मैं इसके साथ साथ इनकी कंट्री भी पिक कर लेता हूँ, 2 कॉलम पिक कर लो, कस्टमर का नाम और उसकी कंट्री, सब में यूके आ रहा है। ठीक है, तो मुझे यूके वाले चाहिए और मुझे मैक्सिको वाले चाहिए। वेयर कंट्री इक्वल टू यूके और
कंट्री इज इक्वल टू मैक्सिको एज वेल, ये भी चाहिए मुझे। तो अब 12 हो गया आपके पास रिकॉर्ड। इसका मतलब वेयर में आप जरूरी नहीं है कि किसी एक कॉलम पे कंडीशन लगाएंगे, हम मल्टीपल कॉलम पे कंडीशन लगा सकते हैं। मैं चाहता हूँ यूके हो, और इसके अलावा क्या कंडीशन मीट होनी चाहिए? यूके में एक लंदन का है, ये दूसरा लंदन का है, तीसरा लंदन का है, और चौथा कोवेस का है यूके में, फिर लंदन का है, लंदन का है, एंड इट्स लाइक दिस। तो मुझे एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट करनी है, वो मैं कैसे करूँ? हम्म। या पोस्टल कोड देखें। मैं कहता हूँ यूके से रिलेटेड पर्सन है, और उसका पोस्टल कोड जो है वो लेट्स सपोज ये वाला हो। ठीक है, फिर पिक दिस वन। यहाँ पे आते हैं, select customer name country from customers where country is equal to UK or country is equal to Mexico, and UK या मैक्सिको। मुझे पता है कि यूजर यूके से है या ये यूजर मैक्सिको से है, और इसका पोस्टल कोड क्या है? पोस्टल कोड इज इक्वल टू सिंगल कोट्स एंड दिस। अब आपको कितने रिकॉर्ड मिलेंगे? एक मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लगाया कंट्री यूके हो सकती है या मैक्सिको हो सकती है, बट पोस्टल कोड ही है। तो पोस्टल कोड तो बेसिकली किसी एड्रेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। जब आपने पोस्टल कोड ही एक देना है तो आपको रिकॉर्ड ही एक मिलना है, विच इज अ लॉजिकल थिंग। बट ऑपरेटर्स क्या कहते हैं कि आप मल्टीपल ऑपरेटर्स में और लगा लें, मल्टीपल कॉलम्स में, कि कंट्री यूजर, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी मेल है और यूके से है, बट उसका पोस्टल कोड ये वाला है। अब मेल और यूके की बात करें तो हो सकता है सिस्टम में 10 रिकॉर्ड ऐसे हो जो यूके से और मेल हो, लेकिन हमने उसको मजीद स्क्रीन आउट कर दिया विद द पोस्टल कोड, बट उसका पोस्टल कोड ये है। हमें नाम नहीं पता, हमें इतना पता है मेल है, यूके, और ये पोस्टल कोड है। हम 3 कॉलम्स के बेस पे कंडीशन लगा रहे हैं। तो वेयर के अंदर आप चाहें तो सारे कॉलम्स की कंडीशन को ट्रू कर लें। मैं कहता हूँ कंट्री भी यूके हो, जेंडर भी मेल हो, और पोस्टल कोड भी ये हो। मैं चाहता हूँ कंट्री यूके या मैक्सिको हो सकता है, बट पोस्टल कोड ये है। ठीक है, हो सकता है कि ये पोस्टल कोड कहीं मैक्सिको में किसी जगह पे इस्तेमाल हो रहा हो, बट these are very chances like this। ऐसा पॉसिबल मैंने नहीं देखा अभी तक सिस्टम के अंदर ऐसा हो कि पोस्टल कोड रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, एसक्यूएल वेयर के बाद है ऑर्डर बाय। जब आप डेटा ले आए हैं, बाज औक़ात आप डेटा ऐसा लेके आते हैं जो कि कैलकुलेटिव डेटा होता है, जिसके ऊपर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो उनको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लेके आना चाहते हैं, जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स ऑर्डर बाय प्राइस। करेंगे प्रोडक्ट्स का सारा डेटा लेके आओ, लेकिन प्राइस की बेस पे इसकी सॉर्टिंग करा दो। पहले कम प्राइस वाली प्रोडक्ट्स आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा प्राइस वाली प्रोडक्ट्स आए। जितना नीचे जाते जाएंगे प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ऑर्डर बाय की जो क्लॉज है ये इस्तेमाल होती है आपके लिए सॉर्ट करने के लिए। अगर मैं ऑर्डर बाय प्राइस करके, ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं कि पहले ज्यादा प्राइस वाली आए फिर कम प्राइस वाली आए, तो आप DESC का ऑपरेटर यहाँ पे कीवर्ड लगा दें, तो डिसेंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले टॉप हाई प्रोडक्ट, हाई प्राइस वाली प्रोडक्ट आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और नीचे जाते हुए लोएस्ट प्राइस आ जाएगी। तो आप असेंडिंग और डिसेंडिंग अपने रिजल्ट को कर सकते हैं, बट आपको असेंडिंग डिसेंडिंग एक ही कॉलम पे आपका अप्लाई होगा। हो सकता है यहाँ पे आपने 4 कॉलम सेलेक्ट किए हो। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का आईडी सिलेक्ट करता हूँ, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सिर्फ आईडी और नेम लिया मैंने। प्राइस की बेस पे मैंने डिसेंडिंग भी करा सकता